कंडक्ट किया जाने वाला है उसका एग्जाम पैटर्न क्या था। आज हम लोग डिटेल में उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि जो सीटेट का जो एग्जाम लिया जाता है वो 150 नंबर का लिया जाता है जो 5 सेगमेंट में बटा होता है। आपका सीडीपी होता है, ये दो लैंग्वेज जिसको हिंदी और इंग्लिश बात करोगे, ईवीएस और मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैंने ये आज आप लोगों के लिए जो ये सीडीपी का जो सेगमेंट है कि सीडीपी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर में, और वो 30 नंबर का जो डिवीजन है वो किस रूप में आपको देखने को मिलता है, ये तीनों सेगमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं। इसको मैं आज एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें कि सबसे पहला ये 5 कंटेंट है सीडीपी, इंग्लिश, ईवीएस और हिंदी और मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हो। तो इसमें हम सीडीपी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि सीडीपी के 3 सेगमेंट होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है 15 का, एक होता है 5 का और एक होता है 10 का। जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट है जिसको सीडी के नाम से जानते हैं, जिसको नॉर्मली ये टॉपिक भी सीडीपी के नाम से जाना जाता है, इसमें 15 नंबर का सवाल पूछा जाता है जिसको हम पेडागोजी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में शिक्षण शास्त्र के नाम से जानते हैं। और इसमें वो कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में कंडक्ट करने के दौरान पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की। ये 3 ऐसे थिंकर्स हैं जो बाल विकास के बारे में बताते हैं कि भाई बच्चों का जो स्टेज है किस तरीके से होता है, उस शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ये तीनों के बारे में, और किशोरावस्था, ये भी 4 चीजें हैं। तो नॉर्मली इन सभी के बारे में आपको कौन बताते हैं, ये तीनों थिंकर्स बताते हैं। जब हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम तीनों के जो सिद्धांत है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज उससे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं जरा। दूसरे नंबर पे आता है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। ये आनुवंशिकता का मतलब नॉर्मली बात करते हैं जो हमारे हेरिडिटी के बारे में बात करते हैं और एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं कि जो बच्चों में जो प्रभाव होता है उसके माता पिता का और उसके वातावरण का कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा आता है सामाजिक दुनिया व बच्चे। अब सामाजिक दुनिया व बच्चे का मतलब क्या है, जब कोई बच्चा है जन्म लेगा तो वो किसी न किसी समाज में रहेगा, तो समाज की अच्छाइयां बुराइयों का बच्चों पर इफेक्ट पड़ना लाजमी होता है। चौथा पॉइंट है इसमें बच्चों का क्रमिक विकास। ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म लेते ही 15 साल का हो जाता है, सीक्वेंस तरीके से उसका क्या होता है, विकास होता है। उस विकास के बारे में ये तीनों थिंकर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ें। भाषा वो विचार, बच्चा जिस सर्कमस्टांसेस, जिस वातावरण, जिस माहौल में रहेगा उस विचार को क्या करेगा, अडेप्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे रूरल एरियाज और जो अर्बन एरियाज, बच्चों में डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलता है। गांव के बच्चे क्या होते हैं नॉर्मली, अभी के टाइम पर तो खैर नहीं, पहले के टाइम पर ये होता था कि वहां के बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, लेकिन शहर के जो बच्चे हैं इनको फैकल्टी मिलती है, इनको रिसोर्सेज मिलते हैं। लेकिन जो गांव वाले बच्चे उनको ना तो रिसोर्सेज मिलती है ना तो वो फैकल्टी मिला करती थी। लेकिन अब सभी चीजें क्या है, अवेलेबल है। आकलन विधिया। अब आकलन विधिया का मतलब क्या है, अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में। हम लोग बात करते हैं कि भैया सब बच्चे एक प्रकार के नहीं होते, आपको अलग अलग सेगमेंट में बच्चों को देखने को मिलता है। जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में अलग अलग बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते हैं। तो सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना ये ठीक है, लेकिन किसी पर पक्षपात करना, फेवर लेना, ये काफी ज्यादा गलत बात है। तो यहाँ पर टीचर को क्या करता है, टीचिंग एप्टीट्यूड को प्रमोट करना चाहिए इन अ पॉजिटिव मैनर। बच्चों में विविधता को समझना, जैसे मैंने अभी पहले पॉइंट में ही कहा कि बच्चे एक तरीके के नहीं होते, बच्चे डाइवर्स होते हैं। कोई जल्दी कैच करता है, कोई उस चीज को रिपीट कर करके क्या करता है, कैच करता है। इन सब चीजों को समझने के लिए सरकार और जो स्कूल कर्मचारी हैं, जो टीचर्स के बारे में बात करते हैं, वो अलग अलग प्रोग्राम्स चलाते हैं। जैसे फिजिकली जो चैलेंज होते हैं उनके लिए अलग, जो पढ़ने में जिनको दिक्कत होती है उनको अलग, जो लिसनिंग में जिसको प्रॉब्लम होती है उसके लिए अलग कार्यक्रम चलाते हैं। सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सीसीई बोलते हैं, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन बोलते हैं इसको, जिसको हम सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन के बारे में हम लोग इसमें क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई जो बच्चा है कंसिस्टेंटली तरीके से क्या करता है, सीखता है। अब बच्चा एक बार किसी चीज को प्रैक्टिस करता रहे, बार बार करता रहे, तभी जाके सीखेगा। अदरवाइज एक बार में अगर उस चीज को करना छोड़ दे तो नॉर्मली बच्चा उस चीज को क्या हो जाता है, भूल जाता है। प्रगतिशील शिक्षा, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि वही है, अगर बच्चे को कंटिन्यूअस एजुकेशन ना प्रोवाइड किया जाए तो ये होता क्या है कि बच्चा पढ़ाई से क्या होने लग जाता है, अपने आप को डिस्टेंस क्रिएट करने लग जाता है। तो वो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसको इंटीग्रेटेड एजुकेशन जिसको बोलते हैं कि जहां पर सभी बच्चों को बिठा करके क्या किया जाता हो, पढ़ाई दी जाती है। नॉर्मली ऐसा ना किया जाता हो टीचर के द्वारा कि सेग्रीगेट किया जाता हो। टीचर के 2 काम होते हैं। एक तो सबसे पहला काम होता है भैया जो सेग्रीगेट करने वाली जो चीजें हैं उसको हटा करके इंटीग्रेट करना। मतलब इंटीग्रेट का लोगों को इकट्ठा करना, बच्चों को इकट्ठा करना। बच्चों के मन में कभी ऐसा ना भावना ना आने देना कि भाई टीचर हमारे साथ क्या कर रहे हैं, भाई
पक्षपात कर रहे हैं, बायसनेस फैला रहे हैं, ये चीज है। अगला टॉपिक है सामाजिक निर्माण में लिंग, जाति, भाषा, समुदाय की भूमिका। अब हम लोग बात करते हैं, कोई भी समाज हो, चाहे हम प्राचीन काल से लेकर के मध्य काल से लेकर के आधुनिक काल में हम लोग जी रहे हैं, तो नॉर्मली इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी सोसाइटी हो, सोसाइटी में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलते हैं भाई? जेंडर आपको देखने को मिलता है, मेल फीमेल दोनों। कास्ट के बारे में देखते हैं हम लोग, रिलीजन के नाम पे देखते हैं, लैंग्वेज देखते हैं, कम्युनिटी देखते हैं। इन सभी को मिलाकर के यानी कि डाइवर्स चीजों को मिलाकर के क्या करके इंटीग्रेट करके एक नए सोसाइटी का क्या किया जाता है? फ्रेम के रूप में तैयार किया जाता है। इसमें जो लास्ट टॉपिक है तो बहुत सारे, लेकिन ये वो मेजर टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में बार बार क्या किए जाते हैं, सीटेट के एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्कूल आधारित मूल्यांकन, ऑब्जर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन द स्कूल लेवल। अब यहाँ पर बच्चा घर में तो सीखता ही सीखता है, अपने एनवायरनमेंट तो सीखता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जब बच्चों में जो सोच समझने की जो विधि आती है वो कहाँ से आती है भैया? स्कूल में आती है। अगर बच्चों को आपने स्कूल में अपॉर्चुनिटी दी तो अपॉर्चुनिटी में बच्चे या तो खराब करेगा या तो अच्छा कर रहा है, लेकिन जब आपने उसको मौका ही नहीं दिया तो आप क्या पहले ही ऑब्जर्व कर लोगे कि बच्चा बुरा है या अच्छा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप बच्चों को जब तक चांस नहीं देते तब तक बच्चा उस चीज में आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये तो पहला आपका सेगमेंट हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं, जो 15 नंबर का आता है। हालांकि बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया। दूसरा जो टॉपिक जो 5 नंबर में पूछा जाता है आपका, इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, कि बच्चों को हम किस तरीके से इंक्लूसिव मतलब समावेश कर सके, किस तरीके से इकट्ठा कर सके। तो टीचर का काम यही होता है, जैसे स्कूल में सभी लोग पढ़ते हैं नॉर्मली या ट्यूशन, कहीं पे भी एनजीओ में चले जाओ, आप एजुकेशनल प्लेसेस पे चले जाओ, क्या कभी आपने देखा है कि जो टीचर कहता है कि नहीं हिंदू अलग होंगे, मुसलमान अलग होंगे, सिख अलग होंगे और क्या ईसाई अलग होंगे, या अमीर का बच्चा इधर पढ़ेगा, गरीब का इस सेगमेंट में बैठेगा? ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? बिकॉज दे ऑल प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, सीखने में आने वाली बाधा है। अब कोई बच्चा, जैसे आप भी कोई काम कर रहे हैं, मैं ही कोई काम कर रहा हूं, अगर कोई एक्टिविटीज को मैं प्रमोट कर रहा हूं, एक्टिविटीज को प्रमोट करते समय ऐसा तो नहीं है कि मैं एक ही बार में चीजों को सही कर लूंगा, उस चीज में दिक्कतें आएगी। तो उस दिक्कत को अगर छोड़ करके मैं बैठ जाता, नहीं यार मुझसे होगा नहीं, तो ये चीजें क्या होंगी? काफी ज्यादा वेस्ट हो जाती है। उस पर हमें क्या करना पड़ता है? बार बार उस पर प्रैक्टिस करनी जरूरी हो जाती है। दूसरा है इसमें वंचित तबकों के बच्चों पर ध्यान देना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ, वंचित का मतलब क्या होता है? जो बैकवर्ड वाले के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे भारत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में सभी लोग जानते हैं भाई, जो क्या थे, वो भी दलित थे, लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन के बारे में क्या किया? मांग उठाया, ताकि जो लो लेवल का जो बच्चा हो या जो लो लेवल का जो बच्चा के साथ साथ उनके जो घर वाले हो, उनको एजुकेशन दिया जाए ताकि उनका बेस ठीक हो पाए। लेकिन वो पॉलिटिकल एजेंडा बन गया, वो अलग की बात है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर उन बच्चों को जिसमें हम क्या बोलते हैं, SC, ST, OBC, EWS खैरिया दिया गया 10% वाला रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो इन सभी को क्या, PWD आप बोलो पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट के बारे में, तो इनको वो बेस तैयार करने के लिए रिजर्वेशन की मांग की गई, लेकिन वो चीजें क्या हो गई? पॉलिटिकल बन करके उनका नाम पर लाभ क्या करते हैं? सभी लेते हैं। विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। अब जिस बच्चे को सबसे पहले क्या होगा भैया, क ख ग सीखने की जरूरत है, भैया उसको तो सबसे पहले वही सिखाया जाएगा या डायरेक्ट उसको स्पेलिंग सिखाने लग जाएंगे? नहीं, यहाँ पर सबसे पहले बेसिक चीजें उसको ध्यान में देना जरूरी है कि टीचर सबसे पहले क्या करता है? सेगमेंट वाइज सिखाने की कोशिश करता है कि भाई पहले नंबर पे ये क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा। अगर सभी को एक साथ कर दे तो ये क्या हो जाएगा? हौच-पौच खिचड़ी बन जाएगी इसके बीच। उसके बाद शिक्षक की भूमिका, ये तो सबको पता है कि भाई एजुकेशनल जो सेक्टर में खास तौर पे जो इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज है वो किसके बीच में होती है? बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ। तो यहाँ पर आपको टीचर की भूमिका, और यहाँ पर जो टीचर होता है वो काफी ज्यादा एक्टिव रोल होना चाहिए। क्यों? अगर बच्चा मान लो कोई क्वेश्चन कर रहा है और टीचर कहता है कि कोई नहीं कल बता देंगे, तो इसका कुछ मतलब थोड़ी होगा कि अगर उस बच्चे को उस टाइम पर जवाब नहीं मिला तो बच्चा का मोरल क्या हो जाता है भैया? डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है? क्योंकि एक तो उसने पहली बार पूछने की कोशिश करी और टीचर ने कहा कि आज नहीं कल, इसका मतलब क्या है? वो नेगेटिविटी में चला जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो टीचर का जो रोल होता है वो क्या होता है बच्चा? वो होता है आपका एक्टिव रोल के बारे में हम लोग क्या करते हैं? रचनात्मक कार्यों पर बल। अब रचनात्मक कार्यों का मतलब क्या है? क्रिएटिव एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल, क्रिएटिव एक्टिविटी में कौन कौन से काम आते हैं? आउट ऑफ सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कोई पढ़ने में बढ़िया है, लेकिन उसके साथ साथ कोई स्पोर्ट्स में बढ़िया है,
कोई राइटिंग में बढ़िया है, कोई उसके बाद आप ड्राइंग में बढ़िया है, स्केच में बढ़िया है। ये सारी चीजें क्या हो जाती है आपकी क्रिएटिव राइटिंग में हो जाए। इनोवेशन जिसको बोलते हैं, आविष्कारक जो लोग बोलते हैं हम लोग, वो इसी में आते हैं। तो ये 5 टॉपिक जो नॉर्मली बात करते हैं 3 4 5, ये 5 नंबर का आता है। हर एक से एक एक नंबर का सवाल इसमें आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपका आता है सीखना और शिक्षा शास्त्र, लर्निंग, और इसको पेडागोजी बोलते हैं। मतलब इसमें बच्चे को किस तरीके से सिखाया जा सकता है, और सिखाने में जो सबसे ज्यादा अहम रोल होता है वो टीचर का होता है। क्यों? क्योंकि टीचर एक्टिव रोल अदा करता है। अगर टीचर एक्टिव है, बच्चा पैसिव है, तो वो चीजें क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, दोनों का एक्टिव होना मस्ट है। इसमें 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या बात करी हमने, बाल विकास में 15, एक्सक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करते हैं 5 नंबर में, जिसको समावेशी शिक्षा बोलते हैं, कितने हो गए 20, और ये आपका आ जाएगा लर्निंग एंड पेडागोजी यानी कि सीखना और शिक्षा शास्त्र में 10 नंबर का। तो ये टोटल हो गए 30 नंबर का। ये आपका पेडागोजी क्या होता है, समाप्त होता है। और इसमें हम लोग बात करते हैं टॉपिक के बारे में, जिसको हम मोटिवेशन एंड लर्निंग के बारे में बात करते हैं कि अगर बच्चा कोई गलत भी कर रहा है लेकिन टीचर ने कह दिया उसको कि भाई तू कभी ठीक नहीं कर सकता या तो कभी कोई सही काम नहीं कर सकते, वो बच्चा क्या हो जाएगा भैया, उसका मोरल माइनस में चला जाएगा। तो इन द सेंस कि अगर कोई बच्चा गलत भी करता है तो आपको क्या कहना है, भाई इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा। इसका मतलब बच्चा क्या है, सीखने की कोशिश करता रहता है। और दूसरा क्या है, मोटिवेशन भी इसमें कवर हो गया, लर्निंग भी कवर हो गया। उसके बाद आप बात करते हो बच्चा समस्या समाधान करता होता है। मतलब क्या होता है, जो बच्चा होता है वही प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं सबसे पहले किसी और को कहने थोड़ी जाऊंगा, सबसे पहले मैं अपना लॉजिक लगाऊंगा और उस चीज को क्या करूंगा, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैं किसी और पे डिपेंड रहता हूं तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है वो हाँ कर सकता है या ना कर सकता है। तो क्यों ना हमें सबसे पहले अपने बारे में क्या होना चाहिए भैया, एक्टिव रोल अदा करना चाहिए। ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा है सीखने में योगदान देने वाले कारक। अब हमें सिखाता कौन है, एक मैंने आपको पहले ही कहा एनवायरनमेंट, दूसरा हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है, आनुवंशिकता, जो हमारे माता पिता या जो हमारे रिलेटिव के बारे में, जिसको हम प्राइमरी लेवल बोलते हैं। प्राइमरी लेवल हमारा कहां पर जाकर के क्या होता है, एक्सटेंड होता है, वो हमारे बैकग्राउंड जो हमारे फैमिली मेंबर्स में होता है। क्योंकि बच्चा क्या करता है, फैमिली से ही सीखना चालू करता है। जैसे स्टार्टिंग में वो क्या बोलता है, पानी को मम बोलता है, इससे उसको पता थोड़ी होता है, लेकिन वो अपने मदर टंग का इस्तेमाल करता है, मातृभाषा का इस्तेमाल करता है। पर्यावरण, आप पर्यावरण जैसे मेरे समाज में या किसी के भी समाज में जिस तरीके का एनवायरनमेंट होगा उस तरीके से मैं उस चीज में ढलने की कोशिश करूंगा। एग्जांपल के लिए बात करते हैं रूरल और अर्बन एरियाज, दोनों के बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं होते कि वो गलत होते हैं या सही होते हैं या ये सही होते हैं वो गलत होते हैं, नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट के साथ साथ आपका जो बिहेवियर है वो किस तरीके का है। बच्चों में सोचने व सीखने की प्रक्रिया, हाँ ये चीज है, टीचर के साथ साथ बच्चों का भी एक्टिव होना जरूरी है। क्यों भाई, क्योंकि अगर टीचर सिखा रहा है बच्चा को इंटरेस्ट नहीं ले रहा उसको कुछ मतलब है नहीं। तो ये चीजें आपको देखना है कि यहाँ पर बच्चे में जो प्रोसेस होगा वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, जिसको आप सक्रिय बोलते हो। कोई चीज बता रहा हो, सामने वाला क्या कर रहा है भैया, उस चीज को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसका कुछ मतलब नहीं है, वो अभी नहीं है, तो क्या होगा आगे चल के भी उस चीज के लिए उसको जिम्मेवार माना जाएगा। यहाँ पर बच्चों में मौजूद कमियों में सुधार करना। अब मान लो किसी बच्चों में क्या है, शॉर्टेज ऑफ या लैक ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं, तो उसको ऐसा डीमोटिवेट नहीं करना। उसको सबसे पहले क्या बोलना है कि भाई आपका कोई नहीं, इस बार गलत हुआ, आप नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हो, आप बाकियों से बढ़िया कर सकते हो। तो इससे बच्चों में क्या होता है, भाई मोटिवेशन आती है कि हाँ भाई आई कैन ऑल्सो प्रमोट दिस वर्क और दैट वर्क, सिंपल सी बात। तो ये जो आपका टॉपिक था, जो 5 सेगमेंट में मैंने बोला, और ये पांचों में लगभग मिलाकर के कितने में आता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि 150 का आता है। 150 में से 30 नंबर का आपका ये ओवरऑल आता है, जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये तीनों थिंकर्स। इसकी वीडियो में एक एक करके बनाऊंगा। स्टार्टिंग इसलिए मैं आपको सबसे पहले सिलेबस बता रहा हूँ। अभी सीटेट का एग्जाम का भी कुछ पता नहीं, क्यों, क्योंकि मई में कैलेंडर आने वाली थी लेकिन वो आई नहीं, जिसके कारण से मुश्किल है कि भैया जो 6 महीने पे एग्जाम हो तो जुलाई और अगस्त के बारे में बात करते हो वो तो होने से रहा। अब जो आपके पास चांस है वो है जो दिसंबर या नवंबर या अक्टूबर, इस तीनों महीनों में से एक महीने में आपका क्या लिया जा सकता है, एग्जाम लिया सकता है एट द एंड ऑफ 2022 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ईयरली होते थे, आप सभी को पता है, लेकिन अभी इस बार से लॉकडाउन की वजह से आप बात करते हो ऑनलाइन एग्जाम हुआ 2021 में। जो दिसंबर वाला जो एग्जाम था सीटेट का वो ऑनलाइन होने के कारण रिजल्ट भी लेट आया, डिजी लॉकर पे भी सर्टिफिकेट काफी ज्यादा लेट आया, जिसके कारण से जो न्यू कमर्स है, जो अपीयरिंग वाले हैं, उनको भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना
करना पड़ा। तो दोस्तों यही है आप लोगों का सिलेबस ओवरऑल। इसके बाद मैं ईवीएस का मतलब जितने भी ये टॉपिक्स हैं उनको मैं क्या कराऊंगा, एक बार सिलेबस के तरीके से बता दूंगा, उसके बाद मैं उस पर काम करना शुरू करूंगा कि भैया आखिर इनमें से वो कौन कौन से सवाल है, कौन से उससे वो थ्योरेटिकल पार्ट है जो सैद्धांतिक रूप से क्या किए जाते हैं, आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू गाइस।